हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डिजिटल स्टडी 247 क्लासेज में। आइए आज हम हाई स्कूल यानी कक्षा 10 से संबंधित विज्ञान के एक रसायन विज्ञान पार्ट से का चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप यदि देखें तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले तत्वों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तत्व, अगर मान लीजिए कि ए और बी दोनों अभिक्रिया करते हैं और एक तत्व आपको सी मिलता है। ए प्लस बी अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया के बाद आपको एक तत्व सी मिलता है, तो ये क्या कहलाएगा? एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तब कहलाएगा जब ए और बी के जो गुण हैं उससे भिन्न गुण सी का हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब बात की जाए रासायनिक अभिक्रिया के भाग की, तो रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। एक क्या होता है? अभिकारक, और दूसरा होता है उत्पाद, जिसमें अब आगे आप देखेंगे तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे यदि हम ऊपर देखें समीकरण में तो हमारा ए और बी क्या है? ये क्या है? अभिकारक है। ये अभिकारक है। अब बात की जाए उत्पाद की, तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब में होता है या रासायनिक अभिक्रिया जब पूरी होती है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे इसमें हम देखेंगे तो सी हमारा क्या है? उत्पाद है। जैसे इसमें यदि हम देखें तो सी हमारा उत्पाद है, यहाँ ए प्लस बी ये क्या है? अभिकारक है। ठीक है, क्योंकि ये और बी ही अभिक्रिया में भाग लिए हैं और उत्पाद के रूप में हमें सी को प्राप्त करवाए हैं। तो इस तरह से हमारा जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया के दो भाग हैं, अभिकारक और उत्पाद, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अब कुछ उदाहरण से हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे आप देखेंगे उदाहरण में तो भोजन का पचना, भोजन का पचना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग का लगना, ये क्या है? यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम रिबन का जलना, यह भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन क्रिया, जैसे श्वसन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो यह भी एक ये श्वसन की क्रिया है। और यह जो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो आगे हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं का निरूपण कैसे किया जाता है और फिर उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं अन्य देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं का यदि हमें परीक्षण करना है तो हम इसका परीक्षण कैसे करेंगे? जैसे हम देखें किसी पदार्थ के अवस्था में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे क्या हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे मान लीजिए कि यदि कपूर है, कपूर को जो हम जला रहे हैं तो जलाने पे वो क्या होता है? गैस में परिवर्तित हो जा रहा है, तो वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे मान लीजिए इस तरह से जो भी यानी अवस्था में यदि परिवर्तन हो रहा है, द्रव का ठोस में हो जा रहा है, तभी रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है। अब दूसरा, किसी पदार्थ के रंग में यदि परिवर्तन हो रहा है, जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पे लाल रंग है और यहाँ पे एक नींबू है, ये नींबू है, तो लाल रंग में यदि नींबू को जो हम मिला देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? एकदम
डार्क हो जाता है। ये मान लीजिए यहाँ पे लाल रंग है और यहाँ पे हमें ये नींबू है। जब हम इसको मिलाएंगे जो हमें नया उत्पाद मिलेगा वो किस कलर का हो जाएगा, वो पूरी तरह से काले कलर का हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है, यानी कि रंग में भी परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए लोहे का एक क्षण है, लोहे का क्षण जो भी जिस भी कलर का शुरुआती में है, बाद में देखेंगे तो उसका कलर भूरा हो जाता है। तो भूरा होने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने रिएक्शन, किसी भी प्रकार से रिएक्शन किया है। अब किसी पदार्थ के ताप में यदि परिवर्तन हो रहा है, जैसे मान लीजिए चूना है, चूने को हम एक बाल्टी में रख करके इसे गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर कुछ समय बाद इसे हम पानी में डाल देंगे, तो डालने के कुछ समय बाद इससे क्या होता है, वाष्प निकलने लगता है और ये बदकने लगता है। कुछ समय बाद इसमें उबाल आ जाता है। तो अब इसके ताप में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? इसका मुख्य कारण है रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया आप कह सकते हैं, क्योंकि ताप में उसके परिवर्तन हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई क्रिया हो रही है। वो क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर किसी पदार्थ के गैसीय अवस्था में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए हम किसी पदार्थ को यदि हम गर्म कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएँ क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रिया का एक सूचक होता है। जैसे कपूर को यदि हम खुले में रख देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है, मान लीजिए ये द्रव्यमान, यह एक कपूर का टुकड़ा है, इसे हम खुले में 4 दिन के लिए रख देंगे तो अभी ये मान लीजिए अगर आपका 5 ग्राम का रहा होगा तो 4 दिन बाद ये 2 ग्राम का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया करके गैस के रूप में ये बाहर निकल जा रहा है, तो इसके द्रव्यमान में कमी आ जा रही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, और भी उदाहरण है। अब रासायनिक परिवर्तन को दर्शाने का जो तरीका है, यानी रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे दर्शा सकते हैं, इसे हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए रासायनिक परिवर्तन, कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो, उसे हम एक तो 2 भाग से दर्शा सकते हैं। एक तो शब्द में दर्शा सकते हैं, एक शब्द में दर्शा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यदि हम अभिक्रिया करवा रहे हैं तो इसमें हमारा क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और प्लस हाइड्रोजन बन रहा है, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। अब चूँकि अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और ये दोनों जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो जो हमें मिल रहा है वो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिल रहा है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, उत्पाद हो जाएंगे, ये हमारे उत्पाद हो जाएंगे। अब एक तो शब्दों के रूप में इसका निरूपण हो गया। फिर आगे हम क्या देखेंगे, आगे रासायनिक समीकरण जो है इसे हम देखेंगे। तो रासायनिक समीकरण के रूप में यदि हम इसे निरूपित करें तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे जिंक जो है ये Zn से दिखाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से दिखाया जाता है और जिंक सल्फेट जो है वो आपका ZnSO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन H2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे दिखा सकते हैं। अब इसमें चूँकि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों भाग लिए हैं तो ये हमारे अभिकारक हो गए और उत्पाद जब अभिक्रिया पूर्ण हुई है तो हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को 2 तरह से दिखा सकते हैं, एक शब्दों के रूप में और दूसरा रासायनिक समीकरण के रूप में, या हम कह सकते हैं उसके प्रतीक के रूप में। जिस तरह से उसे दर्शाया जाता है उसमें भी हम उसे दिखा सकते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हमारा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को
वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें और भी मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ और बनाते रहें। चलिए हम आगे देखते हैं। यदि बात की जाए रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि और सावधानियाँ। यदि हम रासायनिक समीकरण को लिख रहे हैं तो लिखते समय हमें कुछ सावधानियों को भी बरता जाता है और साथ ही साथ हमें क्या करना होता है, रासायनिक समीकरण में क्या क्या सावधानियाँ होती हैं उनको भी हमें देखना होता है। अब जैसे हम देखें रासायनिक समीकरण को यदि लिखने की बात आए तो रासायनिक समीकरण को लिखते समय हम क्या क्या सावधानियां बरतते हैं उसे हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। दूसरे चरण में हम देखेंगे रासायनिक समीकरण तत्वों के प्रतीक, अभिकारक और उत्पाद के समीकरण सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखी जाती है। यानी जब हम उसको लिखेंगे सूत्र को तो उनकी भौतिक अवस्था को ध्यान में रख करके लिखेंगे। यानी वो किस अवस्था में, ठोस में है या द्रव में है या गैस में है, तो उनकी हमें भौतिक अवस्था को भी दर्शाना रहता है। अब तीसरे पॉइंट को यदि हम देखें तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ, जैसे ये देखेंगे आवश्यक परिस्थितियाँ, जैसे आप देख लेंगे ताप, दाब, उत्प्रेरक, इन सभी को तीर निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? तीर के आप ऊपर लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए A+B ये दो अभिकारक हैं जो अभिक्रिया कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट हमें C+D, ये हमें दो प्रोडक्ट मिल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो हमारा है, यहाँ पे ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, और जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मान लीजिए सॉलिड मिल रहा है और ये गैस मिल जा रहा है। तो ये इसकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शा रहा है नीचे। ठीक है, ये ठोस है, ये द्रव है, ये ठोस है और ये गैस है। इस तरह से हम नीचे दर्शा सकते हैं। अब यदि अभिक्रिया कराने के लिए किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ उत्प्रेरक को हम लिखेंगे। यदि अभिक्रिया को कराने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ रही है तो हम ताप को लिखेंगे, और यदि अभिक्रिया कराने के लिए दाब की आवश्यकता पड़ रही है तो हम इसे दाब को लिखेंगे इस तीर के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी अभिक्रिया को दर्शा सकते हैं। समझ में आया? यदि समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे ही और भी जानकारी से संबंधित वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हम देखेंगे तो अब हमें ये देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का जो नियम होता है वो क्या होता है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उसे संतुलित करने का क्या नियम होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उसमें जो उसके द्रव्यमान में ना तो ह्रास होता है और ना ही कोई बढ़ोतरी होती है। यानी कि उसमें उसका जो द्रव्यमान रहेगा वो उसी फॉर्म में रहेगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यदि है तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान उसका उतना ही रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है, यानी किसी भी तरह से उनका विनाश भी नहीं होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक होंगे, अभिक्रिया में जो भाग लेंगे जितने द्रव्यमान में, उतने ही द्रव्यमान में आपका उत्पाद मिलता है। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी जो अभिकारक होते हैं
एवं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात यानी जो हमें उत्पाद मिल रहे हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ये बात होती है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो हमें ध्यान ये देना होता है कि जो अभिकारक हैं यानी जो अभिकारक हैं और जो हमें मिल रहा है उत्पाद इन दोनों के जो परमाणुओं की संख्या है वो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि इधर ए है, यह हम मान ले रहे हैं, और इधर भी ए ही होना चाहिए, इधर 4 है तो इधर 4 होने चाहिए। तो इस तरह से अब हम देखें रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया को संतुलित करने का क्या चरण है, यानी किस प्रकार से हम अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। कोई भी यदि हमें रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित मिल रही है तो उसे हम किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं, हम इसे देखेंगे। तो मान लीजिए आपका एक जो रिएक्शन दे रखा है वो दे रखा है Fe प्लस H2O एरो Fe2O3 प्लस H2, इस तरह से एक अभिक्रिया दे रखी है। अब आप देखेंगे कि दोनों तरफ यानी अभिकारकों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या से भिन्न है। Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और O को देखें तो यहाँ पे यानी अभिक्रिया में यदि हम देख रहे हैं तो अभिकारक में तो यहाँ पे O हमारा 1 है और यहाँ पे उत्पाद में हमारा 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो एक ही संतुलित लग रहा है। जो हाइड्रोजन दोनों में सेम है, बाकी देखा जाए तो दोनों कहीं ना कहीं डिस्टर्ब लग रहे हैं, जैसे Fe भी डिस्टर्ब है और यानी दोनों तत्व एक दूसरे में बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तत्वों को, यदि हम इसके चरण की बात की जाए तो चरण 1 में रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। जैसे हमने लिखा सबको अलग अलग और हमने इसके चारों तरफ बॉक्स बना लिया, ठीक है। यानी बॉक्स बनाने का सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे हम Fe में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, H2HO में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, FeO में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और H में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम केवल परिवर्तन कर सकते हैं इनके गुणांकों में। तो हम दूसरे चरण में क्या करते हैं, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के संख्याओं को नोट कर लेते हैं। यानी जो जितनी संख्याएं हैं, चाहे वो अभिकारक में हो या उत्पाद में हो, हम उसे एक चार्ट बना करके नोट कर लेते हैं। हम आगे चार्ट को देख रहे हैं। जैसे हम जब देखेंगे तो हमारा ये चार्ट आ जा रहा है जिसमें हम तत्वों को अलग अलग करके लिख रखे हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारा जो अभिकारक है, अब देखिए तत्व जो हमारे हैं Fe, H और O, ये हमारे 3 तत्व अभिक्रिया में दे रखे हैं। अब हम देखेंगे यदि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, तो हमारा Fe 1 है, यहाँ पे यदि हम देखें उत्पाद में तो हमारा यहाँ पे 3 है। अब हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहाँ भी अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी 2 है। बात की जाए ऑक्सीजन की तो यहाँ पे उत्पाद में 1 है और अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 है। तो इस तरह से अब आप देखेंगे तो दोनों तरफ बराबर नहीं है, जबकि दोनों तरफ हमें बराबर होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें ये देखना होता कि सबसे अधिक गुणांक किसका है, यानी सबसे अधिक परमाणुओं वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद के साइड में उचित गुणा करके हमें संतुलित करना होता है। अब देखेंगे हम तो सबसे अधिक जो हमारा देखेंगे, यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे अधिक हमारा क्या है, ऑक्सीजन का है। तत्व की बात की जाए ऑक्सीजन की तो सबसे अधिक किसका है, ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन का यदि हम बात करें किसका, यदि हम बात करें अभिकारक में और उत्पाद में, तो हमारा ऑक्सीजन का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा 4 है।
तो हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किसमें, अभिकारक में गुणा कर देंगे 4 से। अभिकारक में यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा ये संतुलित हो जाएगा, दोनों तरफ 4 4 आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे तो जो हमारा रिएक्शन होगा, आगे हम देखेंगे तो हमारी जो अभिक्रिया होगी, हमें जो नई अभिक्रिया मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी। यदि हम 4 की बात करें तो हमें जो अभिक्रिया मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी, हम यहाँ नीचे देख ले रहे हैं। हमें ऑक्सीजन में गुणा किया है तो जो हमारा अभिक्रिया नया मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, हम यहाँ देख ले रहे हैं। जो हमें नया समीकरण मिलेगा, जब हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो हमारा जो नया समीकरण होगा वो हमारा क्या मिल जाएगा, हम देख ले रहे हैं नीचे। ये हमारा जो नया मिलेगा Fe प्लस 4, क्योंकि हमने ऑक्सीजन का गुणा करवाया है, 4H2O, एरो लगाएंगे यहाँ पे Fe2O4 प्लस H2, इस तरह से हमें मिल गया हमारा ऑक्सीजन, जो यहाँ पे 4 हुआ है और वहाँ पे 4 है। ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया। अब बात की जाए, जब हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो जा रहा है तो अब डिस्टर्ब कौन हो रहा है, फिर जब हम यहाँ 4 से गुणा करवा दिए हैं तो फिर हम देखेंगे, अब हम अगले चरण में क्या करेंगे, अब फिर हम देखेंगे कि अब कौन असंतुलित है। अब असंतुलित अगर हम देखें तो Fe है असंतुलित। Fe क्या है, यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कितना है, 3 है, यानी अभिकारक में 1 और उत्पाद में 3 है। फिर हम क्या करेंगे, आगे वाले चरण में जिस प्रकार से 3 का किए हैं उसी प्रकार से हम तीसरे में, उसी प्रकार से हम चौथे में भी करेंगे। चौथे में क्या होगा कि अब हमारा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे Fe है प्लस हमने तो ये 4 का कर ही दिया है हाइड्रोजन के लिए H2O, तो हमारा ये 4 हो गया है। यदि हम बॉक्स की बात करें, हमेशा हमें बॉक्स बनाना है, सभी के लिए बॉक्स बनाना ही पड़ेगा। तो Fe2O4 प्लस H2, इस तरह से हम देखेंगे। फिर उसके बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम अब यहाँ पे फिर हम 3 से गुणा करवा देंगे तो हमारा यहाँ पे Fe3 हो जाएगा। Fe3 हो गया, Fe3 हुआ। फिर उसके बाद में बात की जाए यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो हमें ऑक्सीजन को भी मेंटेन रखने के लिए हाइड्रोजन की, तो हम यहाँ पे 4 से गुणा करवा देंगे तो हमारा हाइड्रोजन भी मेंटेन हो जाएगा। अब हम बात करें, यदि इसका चार्ट यदि हम बनाएंगे तो इस तरह से आप देखेंगे अभिकारक और उत्पाद में, तो दोनों तरफ संख्याएं बराबर होंगी। जैसे हम तत्वों की बात करें तो हमारा Fe है, फिर H है, फिर O है, इस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे यदि हम अभिकारक की बात करें तो ये हमारे तत्व हो गए, ये हमारे तत्व हो गए, ये अभिकारक हुए और ये उत्पाद हुए। अब हम इनमें देख लेंगे तो हमारा Fe हमारा यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों में 3 3 है। बात की जाए हाइड्रोजन की तो यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, दोनों में 8 है, यानी अभिकारक में भी 8 है। 2 इसका गुणा जब करवाएंगे, 4 के साथ 2 का जब गुणा करवाएंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ 4 के साथ 2 से गुणा करवाएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8 8 दोनों में है। बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की इसमें भी गुणा यदि हम करवाएंगे तो इसमें हमारा 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी 4 हो गया। यानी कि अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो जा रहा है। तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण जो है वो पूरी तरह से संतुलित हो गया है। तो अच्छा हाँ, एक बात यहाँ पे ये होता है कि जो हम बॉक्स के बाहर लिखते हैं और इसके आधार में जो रहता है, जैसे हाइड्रोजन के आधार में यदि हम बात करें तो 2 है, 2 का यहाँ पे 4 के साथ गुणा होता है और 4 का यहाँ आप देखेंगे तो 4, अब देखिए इसका
अलग अलग गुणा होता है। जैसे हाइड्रोजन का गुणा होगा और ऑक्सीजन के साथ भी गुणा होगा, और बाकी जो गुणांक नीचे आधार होता है उनके साथ गुणा हो जाता है। जैसे यदि हम यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 दिया हुआ है, बात करेंगे तो हमारा 2 गुणे 4 बराबर 8 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 गुणे 4 बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। आगे हम और भी रासायनिक समीकरण को देखेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम दोस्तों।